हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में अगली टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। पहली चीज इसमें जान लीजिए कि अगर गोली दर्पण में या दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा है ये तो आप जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि कोई भी किरण अगर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो कौन सा मार्ग अपनाएगी, यानी परावर्तन के बाद उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसकी दिशा जो होगी वह किस प्रकार से होगी। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें पहला कंडीशन। और इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों दर्पणों के लिए हम इसमें एनालिसिस कर लेंगे। जैसे अगर यह अवतल दर्पण दिया हुआ है और ये उत्तल दर्पण, यानी इसका दबा हुआ भाग कलई किया हुआ है और इसका उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ है। इसमें ये सपोज दैट ये क्या हो गया, इसका ध्रुव, ये मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र, ये मुख्य अक्ष। इसी तरह से इसके भी कंडीशन दे दीजिए, ये इसका हो जाएगा ध्रुव, यहां पर इसका वक्रता केंद्र और ये मुख्य अक्ष। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि पहली कंडीशन में इसके तीन कंडीशन आप पढ़ेंगे। तीन कंडीशन से आप किसी भी स्थिति को आप आसानी से दर्शा सकते हो। तो पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएगी, फोकस से। कहां से होकर के जाएगी गाइड्स, फोकस से होकर के जाएगी। ये उत्तल दर्पण के अवतल दर्पण के लिए। अब उसके बाद अगर ये ही क्रियाएं उत्तल दर्पण में हो रही हैं तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर इस पे आपतित हो रही हैं तो परावर्तन के पश्चात जो होगा वह प्रकाश की किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ऐसा लगेगा कि ये जो किरणें हैं वो कहां से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो होगी वह किरणें फोकस से होकर के जाएंगी और उत्तल दर्पण में वो किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएंगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। क्लियर हो गया। इसी में अब सेकंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण, इसी में समझ लीजिए कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण क्या हो कि फोकस से आपतित हो, सपोज दैट कि वो प्रकाश की किरण कहां से आपतित हो रही है, फोकस से। तो अगर यह फोकस से आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसमें क्रियाएं क्या होंगी कि अगर वह प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित हो रही है तो वह भी क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। आप किसके दिशा में, फोकस की दिशा में आपतित हो रहा है। तो अगर फोकस की दिशा में आपतित हो रहा है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्लियर हुआ दो पॉइंट। तीसरी पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है, ध्यान दीजिएगा गाइड्स कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात
पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। क्या होगा कि वह उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। आइए इसमें देखते हैं कि इसमें भी वही क्रियाएं हैं। अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रहा है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। तो ये 3 नियम आप दिमाग में रखेंगे किरण आरेख खींचने के। तो क्लियर हो गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें देखिए ये, इसको एक बार और एनालिसिस कर लीजिए। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएंगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। दूसरा कंडीशन, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तीसरा कंडीशन, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अब चलिए आगे के पॉइंट हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इसमें किसी दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसका नेचर कैसा होगा, इसके बारे में जान ले। बाकी हमने पीडीएफ में भेज दिया हुआ है, आप उसको नोट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके समझा दे रहे हैं। ठीक है, चाहो तो आप इससे भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। क्या गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनना। हेडिंग क्या लगा लेंगे, गोली दर्पण में, गोली दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनना। देखिए अब यहां आपको एक चीज और जानना है कि गोली दर्पण आपने 2 प्रकार के पढ़ा हुआ है। कौन सा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पहला हम लोग क्या किस दर्पण में लेंगे, अवतल दर्पण में। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। चलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें अवतल दर्पण में ही जो 6 कंडीशन होंगे वो आपको एनालिसिस करने। बाकी उत्तल दर्पण में जो है केवल एक ही कंडीशन होता है, वस्तु को कहीं पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और आकार जो होता है वो वस्तु से छोटा होता है। तो उसको हम लोग लास्ट में अध्ययन कर लेंगे, लेकिन यहां पर जो पहला है वो आपका अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए पहला कंडीशन ध्यान दीजिएगा कि अब यहां देखिए वस्तु को अब हम चलाना स्टार्ट करेंगे। कहां से उसको लाना स्टार्ट करेंगे, अनंत से। अनंत से स्टार्ट करेंगे और दर्पण के करीब ला करके देखेंगे कि अगर हम वस्तु को कहां पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। तो चलिए देखिए पहला कंडीशन कहां पर, यदि मान लीजिए वस्तु को अनंत पर रखा जाए। अब यहां देखिए इसका डायग्राम हम कैसे खींचेंगे। ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ध्रुव, इसी पे ले लीजिए फोकस, और यहां इसका वक्रता केंद्र। देखिए अब इसमें अगर मान लीजिए कि वस्तु अनंत पर रखी गई है तो वहां से जो उसके प्रत्येक बिंदु से आने वाली किरणें होंगी वो कैसी होंगी, एक दूसरे के समांतर आएंगी। कैसी आएंगी, समांतर आएंगी। और जब समांतर आएंगी तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर के जाएंगी, फोकस पर। कहां से होकर के जाएंगी, फोकस से होकर के जाएंगी। अब यहां पर देखिए जो ये किरणें हैं यानी परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, प्रतिबिंब में आपने डेफिनेशन दिया हुआ है कि परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगी या मिलेंगी उस दूसरे बिंदु पर पहले बिंदु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। अब प्रतिबिंब इसका कैसा होगा, ध्यान रखिएगा। अगर दर्पण के सामने बनेगा
दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा? वास्तविक। दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा होगा? आभासी। दर्पण के नीचे मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो कैसा होगा? उल्टा। मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो कैसा होगा? सीधा। क्लियर? इतनी चीजें आप दिमाग में तो पहली बात रखेंगे क्या कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो कैसा होगा? वास्तविक। दर्पण के पीछे बनता है तो कैसा होगा? आभासी। मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो कैसा होगा? उल्टा। मुख्य अक्ष के ऊपर अगर वो प्रच्छेद किरणें मिल रही है तो कैसा होगा? सीधा। इतनी बात तो आप क्लियर कर लीजिए। अब यहां पर देखिए, ये प्रकाश की किरणें फोकस पर ही प्रच्छेद कर रही हैं, तो अब यहां पर जब फोकस पर कर रही हैं तो यहां पर हम ये लेंगे कि जो अनंत पर रखे, अब देखिए उसकी लेंथ कहां से नापते हैं? फोकस से ही नापते हैं। उसकी जो लेंथ नापेंगे प्रतिबिंब की, वो कहां से? फोकस से ही नापेंगे। तो यहां देख रहे हैं इसकी उसी पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आकार बहुत ही छोटा होगा। किसका? प्रतिबिंब का। यानी आकार कैसा होगा? बहुत ही छोटा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर वस्तु को कहां पर रखा जाए? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। अब आकार कैसा होगा? बहुत ही छोटा, क्योंकि फोकस पर है तो उसकी लेंथ कितनी होगी? यानी बिंदुवत के आकार का। नेचर उसका कैसा होगा? तो नेचर उसका ये होगा कि सामने बन रहा है तो वास्तविक, नीचे बन रहा है तो उल्टा। तो यहां पर उसका नेचर कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा। कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा। ये पहला कंडीशन। अब इसके बाद हम दर्पण को और करीब लाएंगे, सॉरी वस्तु को अब इसके और करीब लाएंगे। तो दूसरे कंडीशन में आपको क्या दिखाना है? दूसरे कंडीशन में अब यहां पर मान लीजिए कि वक्रता केंद्र और ये फोकस हो गया, यहां पर ये ध्रुव हो गया। अब यहां पर कोई वस्तु अगर ये रख दी गई है ओ डैश, तो यहां से ये किरणें एक इसके समांतर आपतित होंगी, तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर के जाएंगी? फोकस से। एक प्रकाश की किरणें हमने कहां से आपतित कर दिया? वक्रता केंद्र से, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी? उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों यहीं से क्या करें? इस पे लंब डाल दीजिए। अब ये दोनों किरणें प्रच्छेद बिंदु यहां पर यानी आई पर प्रच्छेद कर रही हैं, तो इस पर एक लंब डाल दीजिए आई डैश। तो अब ये जो आई डैश होगा ये क्या होगा? प्रतिबिंब बनाएगा। अब यहां देखिए कि आपने कहां पर रखा वस्तु को? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। नेचर कैसा होगा? नेचर ये होगा कि उल्टा और वास्तविक, यानी वास्तविक एवं उल्टा। आकार कैसा होगा? आपको दिख ही रहा है कि वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो आकार अब भी कैसा है? वस्तु से छोटा है। तो अगर हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा। अगली कंडीशन, थर्ड नंबर, अब इसके बाद अगर हम वस्तु को कहां पर ले आकर रखते हैं? वक्रता केंद्र पर। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, ये वक्रता केंद्र, यहां मान लीजिए फोकस और ये ध्रुव, तो अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ही रख देते हैं तो देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा? एक प्रकाश की किरण हमने इसके समांतर आपतित किया, तो ये कहां से होकर के जाएगा? फोकस से। और दूसरा हमने क्या कर दिया कि फोकस से ही आपतित कर दिया, तो ये कहां से होकर के जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब इस पे अगर लंब डालेंगे तो ये सेम कंडीशन मिलेगा, आई डैश। अब यहां पर देखिए कि जो अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र के
तल में। कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र के तल में या वक्रता केंद्र पर। आकार कैसा होगा? आपको दिख रहा है एकदम सेम सेम। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन ऐसा होगा जहां पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हो गया? तो यहां तक आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी आगे की जो पॉइंट है वो अगले वीडियो में देंगे और इसको हम नोट भी शार्ट में चार्ट बना करके उसको नोट भी करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।